जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है प्यारे साथियों, इसमें हम आगे की ओर चलते हैं। और हमने पॉपुलेशन ज्योग्राफर के बारे में पढ़ लिया था, जितने भी पॉपुलेशन ज्योग्राफर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। इसके अलावा प्यारे साथियों, हमने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, इसके जो चरण थे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के, वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया था। इसके बारे में भी हमने फुल डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर हम देखो, जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत की टोटल 5 अवस्थाएं हैं। अब पांचों की पांचों अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं के आधार पर जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है, इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं के आधार पर प्यारे साथियों, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की टोटल 5 अवस्थाएं हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर प्यारे साथियों, इस सिद्धांत में टोटल 5 अवस्थाएं हैं। अब सबसे पहली अवस्था आती है उच्च स्थिरता की अवस्था। अब उच्च स्थिरता की अवस्था किसको बताती है? जो उच्च स्थिरता की अवस्था है वो प्यारे साथियों हमें बताती है उच्च स्थिरता के बारे में। ठीक है, अब उच्च स्थिरता का मतलब है कि जन्म दर भी बहुत तेज है और मृत्यु दर भी दोनों तेज है, वो बहुत तेज है। मतलब उच्च स्थिरता की अवस्था में प्यारे साथियों जन्म दर भी उच्च रहती है और मृत्यु दर भी उच्च रहती है। उच्च स्थिरता की अवस्था में जन्म दर भी बहुत ज़्यादा रहती है, मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा रहती है। कितनी रहती है ये मत याद करो, केवल इतना याद कर लो कि उच्च स्थिरता की अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बिल्कुल उच्च रहती हैं। ओवरऑल जनसंख्या कम रहती है। भाई जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बिल्कुल हाई लेवल की होती हैं, दोनों जब उच्च लेवल की होती हैं, तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ही कम होती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है भाई 100 पैदा हो रहे हैं, 70 मर रहे हैं, तो ओवरऑल जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी? कम होगी। तो ध्यान रखना, पहली अवस्था है उच्च स्थिरता की अवस्था। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बिल्कुल उच्च होती हैं, कुल जनसंख्या कम होती है, धीमी जनसंख्या वृद्धि दर होती है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होने की वजह से जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो धीमी गति से होती है, जनसंख्या ग्रोथ रेट स्लो होती है। और यहाँ के जो लोग हैं वो प्राथमिक क्रियाकलापों में ज़्यादा इंक्लूड रहते हैं। जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, जैसे खेती करना है, खनन का काम करना है, इन क्रियाकलापों में ज़्यादा लगे हुए होते हैं। जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। जब भाई आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर होने की वजह से ओवरऑल जनसंख्या कम होती है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो भी ओवरऑल कम होती है। ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम है, कुल जनसंख्या भी कम है, तो जिसकी वजह से क्या होता है प्यारे साथियों, जनसंख्या घनत्व भी कम रहता है। ठीक है, क्या रहता है? जनसंख्या घनत्व भी कम रहता है। यहाँ के लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हुए होते हैं। अब प्राथमिक क्रियाकलाप क्या क्या होते हैं? खेती करना होता है, खनन करना होता है, आखेट करना होता है। अब इनका जो पिरामिड होता है वो उसका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष संकरा होता है। जो उच्च स्थिरता की अवस्था है प्यारे साथियों, इसमें पिरामिड का आधार चौड़ा होता है और शीर्ष संकरा होता है। उच्च स्थिरता की अवस्था सामान्यतः हमें अल्प विकसित देशों में देखने को मिलती है, जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बिल्कुल हाई लेवल की होती हैं। जो उच्च स्थिरता की अवस्था है प्यारे साथियों, उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं, और ऐसी अवस्था हमें अल्प विकसित देशों में देखने को मिलती है, जैसे नाइजीरिया, श्रीलंका, तंजानिया, म्यांमार, केन्या और बांग्लादेश में। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था। अब शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था हमें बताती है तेज जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में। किसके बारे में? तेज जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में। इसे हम जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहते हैं। जो शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था है प्यारे साथियों, इसको जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहते हैं। अब आप खुद सोचो, देखो रटना नहीं है, हमें समझना है। उच्च स्थिरता की अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च थी। यहाँ पर है शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था या जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। अब शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था या जनसंख्या विस्फोट की अवस्था हम किसको कहेंगे? आप खुद बताओ।
किसको कहेंगे हम? शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था या जनसंख्या विस्फोट की अवस्था हम किसको कहेंगे? जब प्यारे साथियों जन्म दर बिल्कुल कम हो जाए, जन्म दर उच्च रहे और मृत्यु दर कम हो जाए। अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज दैट पैदा 100 हो रहे हैं, मर केवल 10 ही रहे हैं, तो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी? बहुत तेज हो जाएगी। भाई 90 एक्स्ट्रा पैदा हो रहे हैं। तो शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था या जनसंख्या विस्फोट की अवस्था में क्या होती है? जो जन्म दर होता है वो बिल्कुल उच्च स्तर पर होता है और मृत्यु दर प्यारे साथियों निम्न स्तर पर होता है। यहाँ पर हमें औद्योगिक समाज देखने को मिलता है। यहाँ की जो मोस्टली लोग हैं वो इंडस्ट्रियल टाइप के होते हैं, उद्योगों में लगे हुए होते हैं। ये अवस्था हमें सामान्यतः विकासशील देशों में देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोग द्वितीय क्रियाकलाप में लगे होते हैं, श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं। इसका जो पिरामिड होता है वो त्रिभुज के आकार का होता है। ठीक है, सामान्यतः जो उच्च स्थिर अवस्था है, उच्च स्थिरता वाली जो अवस्था है उसमें भी जनसंख्या पिरामिड त्रिभुज के आकार का ही होता है और शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था में भी जनसंख्या पिरामिड प्यारे साथियों त्रिभुज के आकार का ही होता है। जीवन प्रत्याशा में बहुत तेजी रहती है, जीवन प्रत्याशा भी बहुत ज़्यादा रहती है। यह हमें सामान्यतः अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया में देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर ये जो ये जो एग्जाम्पल है ना, इनको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। उच्च स्थिरता अवस्था, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बिल्कुल तेज है। अब आप खुद सोचो, भाई ज्योग्राफी के कैंडिडेट हो, इतना तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होगा ही कि आप पहचान पाओगे कि ऐसे कौन कौन से देश है जहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं। ठीक है, तो उच्च स्थिरता की अवस्था में हम उन कंट्रियों को शामिल करेंगे जहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं, जो अल्प विकसित देश हैं। उसके बाद हम शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था में उन देशों को शामिल किया जाएगा जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेज है, जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा है। इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी पश्चिमी एशिया को शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं तृतीय अवस्था के बारे में। इसको धीमी वृद्धि की अवस्था बोलते हैं। प्यारे साथियों, जो तृतीय अवस्था है जिसको हम धीमी वृद्धि वाली अवस्था कहते हैं, अब इसमें क्या हो रहा है? जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना वो धीमी गति से हो रही है, मतलब जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही है। अब जनसंख्या धीमी गति से कब बढ़ेगी? जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर के होंगे। भाई घटती जन्म दर होगी, निम्न मृत्यु दर होगी। भाई पैदा भी कम हो रहे हैं, मर भी कम रहे हैं। 10 पैदा हो रहे हैं, 5 मर रहे हैं, तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या होगी? स्लो होगी, धीमी होगी। अधिकांश जनसंख्या सेवा क्षेत्र में क्रियाकलापों में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण का उच्च स्तर होता है। और जो तीसरी अवस्था है, इसमें प्यारे साथियों ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो सेवा क्षेत्रों में लगी हुई होती है और यहाँ पर नगरीकरण और औद्योगिकरण का बहुत ही अच्छा खासा स्तर हमें देखने को मिलता है। पिरामिड के आधार की चौड़ाई में कमी तथा शीर्ष की चौड़ाई में थोड़ी वृद्धि होती है। प्यारे साथियों, जो पहली अवस्था थी उसमें पिरामिड का आकार आधार पर चौड़ा था, शीर्ष में संकरा था। दूसरी अवस्था में पिरामिड का आकार बिल्कुल त्रिभुज के आकार का था, कुछ इस तरीके से था। अब जो तीसरी अवस्था है इसमें प्यारे साथियों क्या हो रहा है? पिरामिड के आधार में थोड़ी सी चौड़ाई कम हो रही है और जो प्यारे साथियों शीर्ष है उसकी चौड़ाई में थोड़ी वृद्धि हो रही है। तो जो तीसरी अवस्था है जिसको हम धीमी वृद्धि वाली अवस्था कहते हैं, उसमें पिरामिड कुछ इस तरीके का बनता है। जन्म दर में तेजी से कमी आती है, साथ ही मृत्यु दर भी धीरे धीरे घटती है। अब आपको यहाँ पर उन देशों के एग्जाम्पल याद रखना है जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर धीमी गति से हो रही है। तो प्यारे साथियों, तीसरी अवस्था में हम कोरिया, इजराइल, पुर्तगाल, स्पेन, यूगोस्लाविया, कनाडा, चिली, अर्जेंटीना, भारत और चाइना को शामिल करेंगे। यहाँ पर स्पेशली ये तो ध्यान रख ही लेना कि जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत में भारत और चाइना को तीसरी अवस्था या धीमी गति की जनसंख्या वृद्धि दर वाली अवस्था में शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथी अवस्था के बारे में जिसको हम निम्न स्थिरता की अवस्था कहते हैं। निम्न स्थिरता की अवस्था, जन्म दर एवं मृत्यु दर पर दोनों में पर्याप्त मात्रा में गिरावट आ जाती है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या धीमी गति से बढ़ती है।
तो प्यारे साथियों, जो चौथी अवस्था है ना, इसको निम्न स्थिरता की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न स्थिरता की अवस्था कहते हैं। जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में पर्याप्त मात्रा में गिरावट आ जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में पर्याप्त मात्रा में गिरावट आ जाती है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या धीमी गति से बढ़ने लगती है। स्थिर जनसंख्या पिरामिड का निर्माण होता है। जीवन प्रत्याशा बहुत उच्च होती है। अधिकांश जनसंख्या चतुर्थ क्रियाकलापों में लगी हुई होती है। अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, जापान जैसे विकसित देशों में यह अवस्था में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चौथी अवस्था के बारे में था प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं पांचवी अवस्था के बारे में। इसे हासमान अवस्था भी कहते हैं। पांचवी अवस्था को प्यारे साथियों हासमान अवस्था भी कहते हैं। जनसंख्या बढ़ने के बजाय यहाँ पर जनसंख्या घटना शुरू होती है। जनसंख्या में ओवरऑल कमी आने लग जाती है। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कुछ कम हो जाती है। ठीक है प्यारे साथियों, जो पांचवी अवस्था है हासमान अवस्था, इसमें जन्म दर मृत्यु दर बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या में घटने की प्रवृत्ति आ जाती है। जनसंख्या घटने लग जाती है। अति विकसित व उच्च विकसित पांचवी अवस्था को हम एक बार दोबारा समझाता हूँ। पांचवी अवस्था को हम हासमान की अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, उस पर थोड़ा सा फोकस मत करना, मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ। जो पांचवी अवस्था है प्यारे साथियों, उसको हासमान की अवस्था। हासमान का मतलब क्या है? कमी आने वाली अवस्था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है प्यारे साथियों? जनसंख्या में कमी आ रही है। अब जनसंख्या में कमी कब आ सकती है भाई? जब 10 पैदा हो रहे हैं 12 मर रहे हैं, 10 पैदा हो रहे हैं 12 मर रहे हैं, तो ओवरऑल क्या होगी? जनसंख्या में कमी आएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? हासमान की अवस्था कहेंगे। इसको हम जनसंख्या की ऋणात्मक अवस्था भी कह सकते हैं कि भाई जनसंख्या वृद्धि दर है जो ऋणात्मक तरीके से जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। जन्म दर कम है और मृत्यु दर ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्यारे साथियों ये तो होगी मृत्यु दर और ये होगी जन्म दर। अति विकसित और उच्च प्रौद्योगिकी वाले देशों में हमें ऐसा देखने को मिलता है। आपने बहुत सारी बार सुना होगा ये कि जापान, फ्रांस, इन देशों की जनसंख्या क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो ये क्या है? बहुत विकसित देश है, उच्च विकसित देश है, ये उच्च प्रौद्योगिकी समाज वाले देश हैं ये। तो यहाँ पर उल्टा सिस्टम हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने के बजाय निरंतर घटती जा रही है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और स्वीडन में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं हमें। और प्यारे साथियों, जो पांचवी अवस्था है जिसको हम हासमान अवस्था कहते हैं, यहाँ के लोगों का एक नारा है, हम दो हमारे एक। भाई आज भारत किस नीति पर चलने की कोशिश कर रहा है? हम दो हमारे दो। तो हम दो हमारे दो, ये प्यारे साथियों जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था का परिचायक है। हम दो हमारे दो, ये वाला जो डायलॉग है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो नारा है, जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत की तीसरी अवस्था का परिचायक है, जिसमें भारत और चाइना को शामिल किया गया है। जबकि जो पांचवी अवस्था है, इसमें लोगों का नारा है, हम दो हमारे एक। ठीक है, तो ये थी जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाएं। पहली होती है उच्च स्थिरता की अवस्था, जिसमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही बिल्कुल टॉप लेवल पर होते हैं, दोनों उच्च होते हैं। दूसरी आती है शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था। इसमें प्यारे साथियों जन्म दर तेज रहती है, उच्च रहती है, मृत्यु दर में गिरावट आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा आता है प्यारे साथियों धीमी वृद्धि वाली अवस्था। जन्म दर भी थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है, मृत्यु दर भी थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। ओवरऑल जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो थोड़ी धीमी गति से होने लग जाती है। हम फिर बात करते हैं चौथी अवस्था के बारे में, जिसको हम निम्न स्थिरता की अवस्था कहते हैं। भाई उच्च स्थिरता की अवस्था में क्या था? जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च थे। निम्न स्थिरता की अवस्था में क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है? निम्न है। फिर हम बात करते हैं पांचवी अवस्था के बारे में, जिसको हम हासमान की अवस्था कहते हैं, ऋणात्मक अवस्था कहते हैं, जनसंख्या की घटने वाली अवस्था कहते हैं। प्यारे साथियों भारत और चाइना को तीसरी अवस्था में शामिल किया गया है। याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ, यहाँ से क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है यदि पेपर डीपली बनेगा तो। पहली अवस्था प्यारे साथी जो उच्च स्थिरता की अवस्था है, उसमें हम उन देशों को शामिल करेंगे जहाँ पर जन्म दर मृत्यु दर बहुत तेज है, जो अविकसित देश हैं। दूसरी अवस्था जिसको हम विस्फोटक अवस्था कहते हैं प्यारे साथियों, इसमें हम उन देशों को शामिल करेंगे जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेज है।
जहाँ पर ओवरऑल पॉपुलेशन बहुत तेज गति से बढ़ रही है। भारत पहले दूसरी अवस्था में ही था, लेकिन फिलहाल भारत तीसरी अवस्था में है। भारत भी तीसरी अवस्था में, चाइना भी तीसरी अवस्था में। पहले भारत और चाइना दोनों दूसरी अवस्था में थे, विस्फोटक अवस्था में थे। तो अब आप सोच लो, भारत और चाइना की जैसी विशेषता रखने वाले सभी के सभी देश तीसरी अवस्था में आ जाएंगे। प्यारे साथियों, चौथी अवस्था में उन देशों को शामिल किया जाएगा जहां पर जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही है। ठीक है, धीमी गति से बढ़ रही है, अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और उसके अलावा प्यारे साथियों, पांचवी आती है ऋणात्मक अवस्था। ऋणात्मक अवस्था में प्यारे साथियों उन देशों को शामिल किया जाएगा जहां जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। जहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटती जा रही है, उसको हम पांचवी अवस्था में शामिल करेंगे, जैसे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्वीडन और जापान है। पिरामिड के आकार की बात कर लो प्यारे साथियों, पहली अवस्था में आधार चौड़ा होता है, शीर्ष संकीर्ण होता है। दूसरी अवस्था में त्रिभुज के आकार का होता है। तीसरी अवस्था में आधार थोड़ा सकड़ा हो जाता है, शीर्ष थोड़ा चौड़ा हो जाता है, और फिर निरंतर इसी तरीके से चलता रहता है सीन। चौथी अवस्था में प्यारे साथियों स्थिर जनसंख्या पिरामिड बन जाता है। स्थिर का मतलब किस तरीके से, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बिल्कुल बराबर, मतलब ओवरऑल जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो रुक जाती है। तो पहली अवस्था में प्यारे साथियों आधार बहुत चौड़ा होता है, शीर्ष बहुत संकीर्ण होता है। दूसरी अवस्था में प्यारे साथियों बिल्कुल त्रिभुज के आकार का हो जाता है। तीसरी अवस्था में प्यारे साथियों जो शीर्ष है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, आधार थोड़ा सकरा हो जाता है। चौथी अवस्था में प्यारे साथियों आधार और शीर्ष दोनों लगभग बराबर लंबाई के हो जाते हैं। और पांचवी अवस्था में प्यारे साथियों उल्टा सीन हो जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है, आधार संकीर्ण हो जाता है और शीर्ष चौड़ा हो जाता है। तो ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है, ये चौथी अवस्था है और ये पांचवी अवस्था है। सबसे ज़्यादा जन्म दर, मृत्यु दर। ठीक है, अब ये मैं इनको बता चुका हूँ, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करूँ ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतना तो हम में भी दिमाग है, आप में भी दिमाग है। अब चाहो तो आप इसको डायग्राम को याद कर लो कि इस टाइप का डायग्राम किसने दिया था, थॉमस और नोटेस्टी ने दिया था जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत में। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, जनसंख्या की वृद्धि के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए थे अलग अलग विद्वानों के द्वारा, इनको हम पढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि संबंधित सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित किया गया, एक प्राकृतिक सिद्धांत, दूसरा सामाजिक सिद्धांत। प्यारे साथियों, प्राकृतिक सिद्धांत में हम मोल्थस के जनसंख्या सिद्धांत, थॉमस डडले का सिद्धांत, सैडल का सिद्धांत और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत को शामिल करते हैं। वही सामाजिक सिद्धांत में हम हेनरी जॉर्ज के सिद्धांत को, ड्यूमॉट के सिद्धांत को और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को शामिल करते हैं। तो प्यारे साथियों, जनसंख्या वृद्धि के जो सिद्धांत है दो प्रकार के, एक प्राकृतिक सिद्धांत है, दूसरा सामाजिक सिद्धांत है। प्राकृतिक सिद्धांतों में टोटल 4 सिद्धांत है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, थॉमस डडले का सिद्धांत, सैडलर का सिद्धांत और हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत। वहीं जो सामाजिक सिद्धांत है उसमें प्यारे साथियों कुल 3 सिद्धांत हैं। पहला हेनरी जॉर्ज का सिद्धांत, दूसरा ड्यूमॉट का सिद्धांत और तीसरा कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। अब हम इनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे। माल्थस का सिद्धांत क्या है, ड्यूमॉट्स का क्या है, इन सभी को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं एक बार 5 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, 5 मिनट में एक बार स्पीड से आप इनका रिवीजन कर लो और इन सिद्धांतों को हम एक साथ ही कंप्लीट करेंगे फिर। तो एक बार कल वाली क्लास पर जाओ, अब भी 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, 5 मिनट में एक बार फुल स्पीड से इसका रिवीजन करो प्यारे साथियों। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट में आप 1.75 की स्पीड करके और इसका रिवीजन कर लो।
चलो तो अब हम आगे शुरुआत करते हैं। मोल्थस का सिद्धांत, मोल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो प्यारे साथियों, मोल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं टी.आर. मोल्थस मोदे, जिन्होंने 1798 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मोल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है प्यारे साथियों, इसके प्रतिपादक हैं टी.आर. मोल्थस मोदे। एन एसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इनकी किताब का नाम है। तो एन एसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्यारे साथियों मोल्थस मोदे की किताब का नाम है। मोल्थस का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि का निराशावादी सिद्धांत माना जाता है। यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों कि जो मोल्थस का सिद्धांत है वो जनसंख्या वृद्धि का एक निराशावादी सिद्धांत माना जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंधों का अध्ययन किया था। अब प्यारे साथियों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है ये वाली कि मोल्थस ने अपने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति के बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया था। अब इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, केवल याद ही करना है कि जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति के बीच में संबंध की बात किसने की थी? मोल्थस मोदे ने की थी। मोल्थस ने बताया कि किसी स्थान में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी से और जीविकोपार्जन के साधनों की वृद्धि अंकगणितीय श्रेणी से होती है। मोल्थस मोदे ने बताया कि किसी भी स्थान में जो जनसंख्या वृद्धि है वो गुणोत्तर तरीके से होती है, वहीं प्यारे साथियों जो जीविकोपार्जन के जो संसाधन है उनकी वृद्धि अंकगणितीय तरीके से होती है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर एक तो ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली जो आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगी। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन चुके हैं अब तक, ठीक है। तो मोल्थस मोदे ने बताया था कि किसी स्थान की जनसंख्या वृद्धि दर गुणोत्तर तरीके से होती है और वहाँ पर अंक जो जीविकोपार्जन के साधन है वो अंकगणितीय तरीके से बढ़ते हैं। भाई जनसंख्या बढ़ती है, पहले जैसे 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 8, 16, 32, 64, इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है। जबकि जो जीविकोपार्जन के साधन है वो किस तरीके से बढ़ते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से बढ़ते हैं। मोल्थस ने बताया कि जनसंख्या प्रत्येक 25 वर्ष में डबल हो जाती है। भाई क्वेश्चन में कभी 26 साल दिया होगा, कभी 27 साल दिया होगा, यहाँ से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। तो मोल्थस मोदे ने बताया था कि जनसंख्या प्रत्येक 25 साल में डबल हो जाती है। इस अनुपात से 200 वर्षों में जनसंख्या 256 गुना बढ़ चुकी है, जीविकोपार्जन के साधन केवल 9 गुना बढ़े हैं। यह बात भी आपको बहुत सही ढंग से ध्यान रखनी है। मोल्थस मोदे ने बताया कि जनसंख्या प्रत्येक 25 साल में डबल हो जाती है। इस हिसाब से पिछले 200 साल में जनसंख्या 256 गुना बढ़ चुकी, जबकि खाद्यान्न के जो संसाधन हैं वो केवल 9 गुना ही बढ़े हैं। मोल्थस का यह सिद्धांत पश्चिमी यूरोप के अध्ययन पर आधारित है। मोल्थस एक ब्रिटिश इतिहासकार और एक अर्थशास्त्री थे। मोल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के सिद्धांत में कृत्रिम उपायों की तुलना में प्राकृतिक उपायों को अधिक प्रभावी बताया था। मोल्थस मोदे ने जनसंख्या नियंत्रण के सिद्धांत में कृत्रिम उपायों की तुलना में प्राकृतिक उपायों को बहुत ज़्यादा प्रभावी बताया था। मोल्थस पहला व्यक्ति था जिसने जनसंख्या वृद्धि पर वैज्ञानिक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। भाई मोल्थस पहला व्यक्ति था जिसने जनसंख्या वृद्धि पर वैज्ञानिक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। तो मोल्थस मोदे को अच्छे से रट लो प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं थॉमस सैडलर का सिद्धांत, ठीक है। थॉमस सैडलर का सिद्धांत, पहली बात मोल्थस के समकालीन थे। दूसरी, इनकी जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक सिद्धांत मोल्थस के सिद्धांत के विपरीत है। तो जो थॉमस सैडलर का सिद्धांत है वो मोल्थस के सिद्धांत के जस्ट विपरीत है। इनके अनुसार जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ मनुष्य में वृद्धि की प्रवृत्ति घटती जाती है। प्यारे साथियों, सैडलर मोदे ने बताया, थॉमस सैडलर मोदे ने बताया कि जनसंख्या घनत्व जैसे जैसे बढ़ता जाता है मनुष्य में वृद्धि की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वो घटती जाती है। अब ये भाई बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है कि जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पैदा करने की जो ओवरऑल जो रेशियो वो कम होता जा रहा है। बच्चे पैदा करने का जो रेशियो कम होता जा रहा है। भाई आज धीरे धीरे जनसंख्या घनत्व, पहले जनसंख्या घनत्व कम था तो पहले 8-8, 10-10 पैदा हो रहे थे। आज जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है तो केवल 1-1, 2-2 ही पैदा हो रहे हैं। भाई ये आप गांव में और शहरों में अंतर देख सकते हो। शहरों का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, वहाँ पर यदि पैदा होने वाले बच्चों की संख्या की बात की जाए तो हर घर में आपको 1 या 2 बच्चे देखने को मिलेंगे,
ठीक है, मैक्सिमम कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 देखने को मिलेंगे, बाकी आपको हर घर में 1 देखने को मिलेगा। यही बात यदि मैं गाँव पर करूँ, गाँव में जनसंख्या घनत्व कम होता है, हर घर में आपको कम से कम 2 देखने को मिलेंगे, बाकी 3 भी देखने को मिलेंगे। और यदि अपनी वाली जनरेशन की बात की जाए तो शायद ही कोई घर होगा जिसमें 2 बच्चे देखने को मिलेंगे, बाकी 3, 4, 5, 6 तक भी देखने को मिलेंगे। थॉमस डबलडे का आहार सिद्धांत। थॉमस डबलडे का आहार सिद्धांत। थॉमस डबलडे का आहार सिद्धांत, इनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि का खाद्य आपूर्ति से उल्टा सहसंबंध होता है। इनके अनुसार खाद्य आपूर्ति की दर जितनी अधिक होगी, जनसंख्या वृद्धि की दर उतनी ही कम होगी। ठीक है, थॉमस डबलडे का जो आहार सिद्धांत है वो कहता है कि जनसंख्या वृद्धि का खाद्य आपूर्ति के साथ उल्टा संबंध होता है। खाद्य आपूर्ति की दर जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जनसंख्या वृद्धि दर उतनी ही कम होगी। मोल्थस का कथन है कि यदि जनसंख्या वृद्धि न रोकी तो यह आर्थिक संसाधनों का शोषण कर लेगी। यह बात भी आप अच्छे से याद कर लेना। मोल्थस मोदी ने कहा था कि यदि जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोका गया तो यह आर्थिक संसाधनों का शोषण कर लेगी। अब हम आगे बात करते हैं कार्ल मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कार्ल मार्क्स महोदय। इनके सिद्धांत का आधार है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। कार्ल मार्क्स का जो जनसंख्या सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कार्ल मार्क्स महोदय। इनके सिद्धांत का आधार है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। शोषक वर्ग बनाम शोषित वर्ग शब्दावली का प्रयोग भी कार्ल मार्क्स के द्वारा सबसे पहले किया गया था। भाई, शोषक वर्ग बनाम शोषित वर्ग शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने किया। इनके अनुसार गरीब लोग जनसंख्या वृद्धि में अधिक योगदान देते हैं। कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो गरीब लोग होते हैं ना, उनका जनसंख्या वृद्धि में ज़्यादा योगदान होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात, आप खुद समझ सकते हो। जो अमीर लोग हैं उनके आपको 1 या 2 बच्चे देखने को मिलेंगे, गरीब आदमियों के बेचारों के 4-4, 5-5 देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं उनकी गरीबी का एक ये भी रीजन होता है। मार्क्स के अनुसार जनसंख्या के प्राकृतिक सिद्धांत का आधार आर्थिक है। कार्ल मार्क्स ने बताया कि जनसंख्या का जो प्राकृतिक सिद्धांत है उसका आधार क्या है? आर्थिक है। डी कैस्टो ने बताया कि भोजन में उच्च प्रोटीन की मात्रा का प्रजनन क्षमता से ऋणात्मक संबंध होता है। डी कैस्टो ने बताया कि भोजन में उच्च प्रोटीन की मात्रा का प्रजनन क्षमता के साथ क्या होता है प्यारे साथियों? ऋणात्मक संबंध होता है। ड्यूमॉन्ट महोदय ने केशाकर्षण शक्ति सिद्धांत दिया। ड्यूमॉन्ट महोदय ने केशाकर्षण शक्ति सिद्धांत दिया। सामाजिक वातावरण में जैसे जैसे व्यक्ति अधिक उच्च स्तरों की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है, वैसे वैसे उसकी संतानोपति में रुचि घटने लगती है। ठीक है, ड्यूमॉन्ट महोदय ने केशाकर्षण शक्ति सिद्धांत दिया था। तो केशाकर्षण शक्ति सिद्धांत किसका है प्यारे साथियों? ड्यूमॉन्ट महोदय का है। सामाजिक वातावरण में जैसे जैसे व्यक्ति अधिक उच्च स्तरों की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है, वैसे वैसे उसकी संतानोपति में रुचि कम होने लगती है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों, जो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत है, इनको आप अच्छे से रट लो, एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। अब हम जनसंख्या संसाधन प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या संसाधन प्रदेश एडवर्ड एकरमैन के अनुसार, जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के ऊपर काम किसने किया प्यारे साथियों? एडवर्ड एकरमैन ने किया। तो एडवर्ड एकरमैन ने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के ऊपर काम किया था। एडवर्ड एकरमैन से ऑलमोस्ट हर बार एक क्वेश्चन बनता है। अब इनके अनुसार सबसे पहले संयुक्त राज्य प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेश, संयुक्त राज्य प्रकार के प्रदेश। अब संयुक्त राज्य प्रकार के प्रदेशों में प्यारे साथियों, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेषता याद करनी है। यह थोड़ा सिर दर्द कर रहा है, मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, और ये समझने का टॉपिक है। यदि हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो 100% ये हमारा यहीं पर क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे ज़बरदस्त तरीके से। तो इसलिए मैं एक दूसरी क्लास रिकॉर्ड करके आज ही मैं दोबारा दूसरा वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको देख लेना, अच्छे से समझ जाओगे इसको। ठीक है।